हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए इस क्लास में लेके आए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन। ठीक है, ये फिजिकल भूगोल, सामान्य भूगोल के क्वेश्चन है। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी अलग से है, भारतीय भूगोल की अलग से है। वो पहले कुछ क्वेश्चन ये भूगोल के है, कॉमन है, और उसके बाद भारतीय भूगोल के अलग से है इसमें। ठीक है, कंप्लीट वीडियो है, ये कंप्लीट मैराथन है। और ये सारे एसएससी के या फिर और भी एग्जाम है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी है, रेलवे के एग्जाम में भी आ रखे हैं। ठीक है, एफ कैट जो एयरफोर्स के हैं उनमें भी एग्जाम में आ रखे, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। एसएससी का CAGL, CHSL, CPO, MTS जो भी एग्जाम है सब में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार क्लास देख लेते हैं। और ये हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए उससे पहले ये क्वेश्चन जरूर देखें, या मैराथन क्लास जरूर देख के जाएँ। और इसके अलावा हमने एक हिस्ट्री की मैराथन क्लास डाल रखी है, एक पॉलिटी की, वो भी देख के जाएँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं वो इन्हीं क्लासेज से रिपीट हो रहे हैं। सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एसएससी के अलावा बाकी और एग्जाम में भी पूछे गए। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं सामान्य भूगोल की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे एक साइंटिस्ट हैं और ये किससे संबंधित है। इन्होंने जो अंतरिक्ष में बिग बैंग जो थ्योरी है उसका सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी है जो अंतरिक्ष से संबंधित है, उसका सिद्धांत दिया था। उसके बाद अगला कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। जो ब्रह्मांड हमारा कितना पुराना है, लगभग 14 बिलियन वर्ष पुराना, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कितना पुराना, 13.7 बिलियन वर्ष, यानी कि 14 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि मिल्की वे क्या है। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, उसका नाम है मिल्की वे। ये गैलेक्सी बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, और उसका क्या नाम हमारा मिल्की वे। ठीक है, तो आकाश गंगा का आकार, जो हमारे आकाश गंगा है, जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, इसका आकार कैसा है। आकार की बात करते तो इसका सर्पिला आकार है। ठीक है, ऐसे ऐसे सर्पिला आकार। ठीक है, ये हमारी आकाश गंगा है जिसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड है, जो हमारे ग्रह नक्शे सारे हैं, सूर्य वगैरह सब कुछ इसी गैलेक्सी में। किस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है। अब तक कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, 88। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार। जो भी तारामंडल है उनको नाम देती है, जो एजेंसी का क्या नाम है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। आकाश गंगा किस प्रकार की होती है, एक टाइप है जो नहीं होती। तो आकाश गंगा ना वो रेगुलर टाइप की नहीं होती, ये स्पाइरल का होती है, ऐसे ऐसे करके इरेगुलर शेप की होती है, कैसी भी शेप की होती है, लेकिन रेगुलर शेप की नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 7 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी होती है, इरेगुलर भी होती है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। जो तारे हैं उनमें कौन सी गैस होती है। तारे होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तारे, ये देखो UPSC CDS एग्जाम में पूछा गया है ये। तारे किस गैस के बने होते हैं। तारों में होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ठीक है, तारे जो होते हैं, ये सूरज भी एक तारा है, तारे सूरज में भी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। हेली धूमकेतु एक पुच्छल तारा है और ये कितने साल बाद दिखता है। तो हेली ना धूमकेतु ये हर 76 ईयर के बाद दिखाई देता है ये। उसके बाद अगला है कि ग्रेट बियर किसका नाम है, ग्रेट बियर। और ग्रेट बियर जो नाम है वो एक गैलेक्सी का नाम है, एक तारामंडल का नाम है ग्रेट बियर नाम से। ठीक है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो वो है हीलियम, पहले पे हाइड्रोजन फिर हीलियम। ठीक है, उसके बाद अगला है कि हब्बल का नियम किससे संबंधित है। हब्बल का नियम, और ये संबंधित है खगोलिकी से। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित हब्बल का नियम। निम्नलिखित में से किसे एक टूटता हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। किसे एक टूटता हुआ तारा नहीं कह सकते, तो वो है अंश व अवशेष। अंश व अवशेष, टूटता हुआ तारा मतलब क्या है, जो हम आकाश में देखते हैं ना ऐसे चल के जाते हैं एकदम से, वो।
तो तारा भी होता है, वो कोई ग्रह भी दिखाई देता है, कई बार ग्रह का भी जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, ऐसे एकदम ऐसे जलते हुए से दिखाई देंगे। ठीक है, तो अंश व अवशेष हैं उनको नहीं कह सकते। ठीक, उसके बाद अगला है कि रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा जो दिखाई देता है, वो है सीरियस ए। सीरियस ए जो तारा है वो रात को सबसे चमकीले तारों में से एक है, सीरियस ए। ठीक है, जो रात को दिखाई देते हैं सबसे चमकीले तारों में। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? जो हाइड्रोजन, हीलियम और भी जो गैसें हैं वो तारों के साथ होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन सभी मिक्सर को उनको बोलते हैं नेब्यूला। क्या होता है? नेब्यूला, NEBULA, नेब्यूला। ठीक है, नेबुला कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से वो सेलेक्ट करिए जो अलग हैं। मंगल ग्रह है, नेपच्यून ग्रह, शनि ग्रह, ये लुब्धक ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? हमारी आकाशगंगा कौन सी मिल्की वे? तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके पास में दूसरी गैलेक्सी कौन सी है जो हमारे सबसे पास में है? तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसके सबसे पास में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाद एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा एक हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए। उसके बाद अगला है कि किन किन तरीके या बुझाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिकों मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो मिल्की वे आकाशगंगा कैसे? घुमावदार, जो सर्पिल आकार ऐसे। ठीक है, ये घुमावदार तरीके से। जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियन ने चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 4। ठीक है, गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद अगला है कि ग्रहों के परिपथ, ग्रहों के जो ग्रह घूमते जो पथ है उनका आकार कैसा होता है? तो वो है अंडाकार। जो पृथ्वी ग्रह अपने एक्स पर घूमते हुए ऐसे अंडाकार आकार में घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ग्रेट बियर एक उर्सा मेजर है जो उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर में है। ठीक है, उर्सी मेजर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और ये है निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? निकोलस कोपरनिकस ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना इसको। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह, ग्रह होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि सूर्य के फोटोस्फेयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सौर प्रज्वाल। जो सूर्य के जो फोटोस्फेयर जो एरिया है जहाँ से ऊर्जा निकलती है उनको बोलते हैं सौर प्रज्वाल। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो सूर्य में तो वो जो मेन जो स्रोत है जो ऊर्जा का वो है हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती के देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अमावस्या के दिन क्या नहीं दिखता? ये सूर्य ग्रहण हो जाता है जब। ठीक है, अमावस्या के दिन जब सूरज और चांद एक ही लाइन में हो तो एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को क्या, जैसे धरती से ऐसे देख रहे हैं और सूरज और चांद एक ही है तो हमें पहले चांद दिखाई देगा, इसके पीछे सूरज छिप जाता है, इस वजह से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और अगर सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए जब चंद्र ग्रहण होगा, और सूरज और पृथ्वी के बीच में अगर चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। सबसे छोटा बुध ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब इसका ऑप्शन होगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में और बीच में चांद आ जाए। ठीक है, वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था? ये बुध ग्रह के अध्ययन के लिए 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान भेजा गया था। इसके बाद अगला है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, वही क्वेश्चन आगे बुध ग्रह आ जाएगा। किस ग्रह का पृथ्वी के आकार के निकटता है? तो ये है विनस। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के आकार का है। ठीक है, विनस को पृथ्वी की बहन के नाम से भी कहा जाता है। सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के। सारे ग्रह एक साथ ऐसे एक दिशा में घूमते हैं, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी, लेकिन शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा, यानी कि भोर का तारा कहा जाता है? वो विनस। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, प्रातः का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है विनस ग्रह को, शुक्र ग्रह को। ठीक है,
इसके बाद है कि सबसे उष्ण ग्रह कौन सा, सबसे गर्म कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म है। ठीक है, पहले है बुध ग्रह, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे। तो जो शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, शाइनिंग स्टार भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पे रखा गया था? इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम रोमन देवता के नाम पे रखा गया है? ठीक है, ये तो हिंदी में नाम दे रखो, इंग्लिश में नाम होते हैं जैसे। ठीक है, तो वो रोमन देवता के नाम पे किसका रखा गया? शुक्र ग्रह का, विनस। निम्नलिखित में ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? वो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का जो क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसके बाद अगला है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल है? जो शुक्र ग्रह, जो विनस ग्रह है, उसके वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, जो शुक्र ग्रह है, जो विनस है, उसके जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड की। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा, यानी कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने वो उपग्रह हैं? 2 हैं। पृथ्वी का जल चक्कर किसके द्वारा संचालित होता है? जो पृथ्वी का जल चक्कर है वो किसके द्वारा होता है? सूर्य के द्वारा जल चक्कर संचालित होता है। MOM मंगल ऑर्बिट मिशन कि मंगलयान को किस वर्ष भेजा गया था? 2013 में है। ठीक है, मंगल ऑर्बिट मिशन। इसके बाद अगला है कि मंगल ग्रह को किस रूप से जाना जाता है? मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लाल ग्रह। ठीक है, सुबह का तारा, शाम का तारा, ये बोलते हैं शुक्र ग्रह को। नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। ठीक है, इसका अगर निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट से संबंधित कौन सा है? तो ये था मंगलयान, जो मंगल ग्रह पे गया था। ठीक है, उसके बाद अगला कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने कौन से प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में गया? तो पहले प्रयास में चला गया था। MOM जो मिशन बनाया था, मंगल ऑर्बिट मिशन, वो चला गया था। ठीक है, इसके ऊपर एक मार्स जो मूवी है, मिशन मंगल, वो भी एक मूवी बना रखी है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं? यानी कि नारंगी कलर का है और उस पर वाइट वाइट ऐसे सर्कल से बना हुई है। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह ऐसा बोला, उस पर एक धब्बा भी है बृहस्पति ग्रह पे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह पे है? ये बृहस्पति ग्रह पे ही है। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट के नाम, एक बहुत बड़ा ग्रेट रेड लाल लाल धब्बा भी है मंगल ग्रह के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगला है कि मंगल ग्रह का जो चंद्रमा कौन सा, मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो मंगल ग्रह का है IO यूरोपा गैनीमेड। टाइटन ये मंगल का उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखना, टाइटन मंगल का उपग्रह नहीं है। उसके बाद है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? गैनीमेड है एक बृहस्पति ग्रह का जो चंद्रमा है, उसका एक नाम है गैनीमेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का नाम बताओ, तो गैनीमेड आएगा। ठीक है, उसमें से। इसके बाद अगला है कि भारत नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपने कौन से मिशन में अपने किस ग्रह के मिशन में चक्कर लगाने में सफलता है? लेकिन जो नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट मिशन जूनो था, वो कौन से ग्रह के लिए था? वो बृहस्पति ग्रह पे भेजा गया था जूनो। ठीक है, नासा का था मानव रहित स्पेस क्राफ्ट। इसके बाद अगला है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है यूरेनस, अरुण, यानी कि ठीक है, यूरेनस ग्रह है, वो सबसे बड़ा है जो पृथ्वी के आकार की तुलना में। इसके बाद है कि किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? ड्राफ्ट प्ले छोटा ग्रह, और ये है प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्रहों की सूची से भी बाहर निकाल दिया गया है वैसे। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? तो वो है यम, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है, तो ये इसको नहीं माना जाता। बोना ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है, इसको अब ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बोना ग्रह कहते हैं? तो ये है प्लूटो ग्रह ही है। ठीक है, देखो प्लूटो पे 4 क्वेश्चन बनते सारे आ रखे हैं, बोना ग्रह बार बार यही पूछा गया है। ठीक है, पहले इसको सौर मंडल का एक हिस्सा था, लेकिन अब इसको प्लेनेट नहीं मानते, अब इसको ड्राफ्ट प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हर्शले ने। विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इसके बाद अगला है कि प्लूटो ग्रह का जो चांद है उसका क्या, प्लूटो ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? और यह है चिरॉन। प्लूटो ग्रह का जो उपग्रह है, जो चंद्रमा है, उसका क्या नाम है? चिरॉन। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्लूटो की खोज की गई थी 1930 में, 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। कौन से खगोल खास शास्त्री ने प्लूटो का पता लगाया था? जो प्लूटो ग्रह है सबसे छोटा, इसकी पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था क्लाइड टॉमबैग ने। क्लाइड टॉमबैग ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। ठीक है, इसको ड्वार्फ छोटा ग्रह मीनिंग ग्रह बोलते हैं, इसको ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया है।
धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती का एक ही है और उसको हम चंद्रमा चांद बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? जो भी ग्रह उनमें सबसे पहले मानव ने कौन सा खोजा? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, 3 खोजे गए थे बाद में। इसके बाद चांद पर मानव को ले जाने वाला ल्यूनार अभियान का नाम क्या था? तो वो था अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन था जो चांद पर गए थे इंसान को लेके। ठीक है, अपोलो था ये नासा का। इसके बाद ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू मून। और ब्लू मून होता है कि महीने में आने वाला दूसरा पूर्ण, अगर किसी महीने में 2 चंद्रमा, जो 2 पूर्णिमा आती है तो दूसरी पूर्णिमा है उसको बोलते हैं ब्लू मून। ठीक है, किसी महीने में अगर 2 पूर्णिमा आती है तो दूसरा जो पूर्णिमा के दिन चांद आएगा उसको ब्लू मून बोलते हैं। वो जो नॉर्मल चांद का साइज है उससे बड़ा होता है कई बार। ठीक है। इसके बाद है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था जो चंद्रमा की सतह पर चला था? ठीक है, ये था रोबोनॉट, सॉरी लूनार रोवर। लूनार रोवर। ठीक है, लूनार था, लूनार को ना रोवर। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। लूना 10। इसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, ये कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? तो ये है सेरस। जो क्षुद्र ग्रह है, जो बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इनमें से कौन सा एक क्षुद्र ग्रह है? इसमें से कौन सा बोना ग्रह है? वो है सेरस। ठीक है। इसके बाद अगला है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन, जो भारत ने चांद पर भेजा था पहला मिशन, उसका क्या नाम था? चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, मंगलयान पे भेजा था वो, मंगल ऑर्बिट मिशन MOM करके भेजा था। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो वो है सूर्य से दूर, सूरज के अपोजिट दिशा में होती है धूमकेतु की पूंछ। ठीक है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? वो कौन सा खगोलीय पिंड है जो बर्फ और धूल के न्यूक्लियर कण से बना है? वो कोमेट। कोमेट बोलते क्षुद्र ग्रह। एक हेली नामक धूमकेतु है, वो हर 76 ईयर में दिखाई देता है। तो वो वापिस अब पृथ्वी पर कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा अभी। ठीक है, 2061 में, 1985 में के तकरीबन दिखाई दिया था ये, अभी 2061 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी है? तो ये है 75 साल, 75 या 76 साल है। ठीक है, 76 साल, 76 आएगा इसका। और इसके बाद अगला है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है चपटा और गोल, गोल आकार है और ऊपर से और नीचे से यहाँ से चपटी है थोड़ी सी। ठीक है, ये है पृथ्वी का आकार है, कैसा है? चपटा और गोल है। उसके बाद पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी को अध्ययन को कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, भूगर्भ शोध। इसके बाद है कि सामान्य पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात कब होते हैं? तो ये है विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा होती है जो बीचों बीच चारों, वहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? ऐसा कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा की लाइन पर है? वो है पोंटियानक, पोंटियानक। ठीक है। इसके बाद जो वसंत रेखा, जो विषुवत रेखा बोलते हैं, जो दिन और रात बराबर होते हैं, कब होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स की अवधि बोलते हैं इसको दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को। इसके बाद एक इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक इक्विनॉक्स एक वर्ष में 2 बार आता है, एक मार्च में और एक सितंबर में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद अगला है कि जो इक्विनॉक्स शब्द है वो क्या दर्शाता है? इक्विनॉक्स का अर्थ है कि दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे है? टकला मकान, और ये कहाँ पे है? ये है चीन में। टकला मकान जो रेगिस्तान है कहाँ पे है? चीन में। एल नीनो एक महासागर की अवधारणा है, कौन से महासागर में होती है? ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, एल नीनो। ठीक है। उसके बाद अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, ये कौन से देश में? अफ्रीका की, ये तंजानिया में। जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, ये कौन से देश में है? ये तंजानिया देश में है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, महाद्वीप अफ्रीका, देश तंजानिया, किलिमंजारो पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब उनमें से 3 सही है और एक गलत, कौन सा है? तो देखिए थार मरुस्थल भारत में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, सहारा अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल ये अमेरिका में नहीं है। ठीक है, कालाहारी अमेरिका में नहीं है। इसके बाद अगला आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा? जो ध्रुवीय क्षेत्र पे नहीं, वो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा सबसे बड़ा? जो है सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या है? जो थार रेगिस्तान वो भारत और पाकिस्तान में फैला है, तो लेकिन जो थार रेगिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान में है उसको क्या नाम दिया गया है? वो है चोलिस्तान। क्या उसको? चोलिस्तान कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है केटू।
वैसे माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची K2 है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची है, भारत में K2। दूसरी सबसे ऊंची पूछा है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे K2। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2। ऑप्शन सी आ जाएगा, दूसरी सबसे चोटी। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ये आग्नेय शैल का। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आग्नेय शैल से बना ग्रेनाइट। उसके बाद है आर्कीपेलगो। ये क्या है? ये है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, द्वीपों का समूह है आर्कीपेलो। सेशल्स द्वीप कौन से महासागर में? सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में है। सेशल्स द्वीप कहाँ पे है? हिंद महासागर में है सेशल्स द्वीप। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में, जहाँ कम से कम बहुत कम भूकंप आते हैं, वो रायपुर। रायपुर है जो भारतीय शहर है और ये कम से कम भूकंप आता है। ठीक है। और उसके बाद है मेरियाना ट्रेंच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे जो गहरी हिस्सा है जो समुद्र का, वो किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। लगभग 11 किलोमीटर के तकरीबन ये मेरियाना ट्रेंच सबसे सबसे न्यूनतम बिंदु समुद्र के अंदर मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर के अंदर। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है? इसे हार्बर वेव भी कहा जाता है। तो वो है समुद्र के भीतर जो अंदर तूफान है, उसे हार्बर वेव भी कहा जाता है। ठीक है। समुद्र के अंदर जो तूफान होता है उससे ही सुनामी आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी सुनामी की चेतावनी का संकेत है? इनमें से कौन सी सुनामी की चेतावनी का एक संकेत है? तो समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी एक सुनामी चेतावनी का संकेत है। भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का जो कारण है, तो जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें परिवर्तन होना। ठीक है। उनमें आपस में मूवमेंट करना। इसके बाद अगला है कि प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति से उनके मूवमेंट से भी आता है, और जो भूकंप धरती पर आता है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है। ठीक है। उसके बाद अगला है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान का रूप लेती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है। आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान होती है जो ज्वालामुखी के बाद बाहर, ज्वालामुखी विस्फोट में जो बाहर आती है आग के रूप में, तो इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि भूकंप वैज्ञानिक जो है भूकंप की संभावना का अनुमान किस आधार पर नहीं करते? यानी कि इसमें 3 कंडीशन ऐसी है जिनके आधार पर वो कहते हुए भूकंप आएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसके आधार पर ये नहीं कहते। देखो, पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर होता है भूकंप आता है। ठीक है। फॉल्ट जोन क्षेत्र के आधार पर जहाँ से भूकंप होता है वहाँ पे जो नरम दलदली धरती हो जाती है, उस हिसाब से भी कहते भूकंप आने वाला है। क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास के हिसाब से भी कहा जाता है कि यहाँ पे इस टाइम के इंटरवल में भूकंप आते तो अब आ सकता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि भूकंप आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। इसके बाद है कि कौन सा टापू भारत का एकमात्र सक्रिय वाला द्वीप है? ये है बैरन आइलैंड। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, बैरन आइलैंड है ये। यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड के ऊपर। ठीक है। ज्वालामुखी ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। इसके बाद अगला है कि इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है टेमुमेसिफ। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। उसके बाद है ओजोन की उपस्थिति सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की सतह से रोकती है, तो कौन से क्षेत्र में है ये? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आय मंडल? कौन सा स्फीयर में है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है। इसके बाद है कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप किस सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये है यूएसए में। माउंट सेंट हेलेना द्वीप ये है यूएसए के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट सेंट हेलेना, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद अगला है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल का क्रम पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल या फिर आयन मंडल भी कह देते हैं, इसको बाह्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मेटीरियोलॉजी। ठीक है। मेटीरियोलॉजी कहा जाता है वायुमंडल के अध्ययन को। इसके बाद अगला है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो है आर्गन। आर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद है, दुर्लभ गैस आर्गन। पाकिस्तान में सिंधु नदी का नाम किस उर्दू नाम से संबंधित है? तो इनको कहा था दरियाए सिंधु। ठीक है। सिंधु नदी का क्या नाम है? दरियाए सिंधु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस परत से रेडियो का संचार संभव है? जो हमारी जो रेडियो इंफ्रारेड जो चल रही है वो किससे संबंधित है? आयन मंडल में। ठीक है। आयन मंडल में संभव है। उसके बाद विक्टोरिया जो वाटरफॉल है
ये कौन से देश में स्थित है? ये अफ्रीका में है, विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया जो झरना है ये कौन से महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, विक्टोरिया वाटरफॉल। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? सिंधु नदी भारत में होती है, पाकिस्तान में होती है और चीन में होती है, ठीक है। क्योंकि चीन से तो उधर से जो हिमालय पर्वत से निकलते हो चीन के, फिर भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये है लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके बाद है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ व्याक्टक किस नदी पर निर्मित है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल, और यह है टोर्न नदी पर, टोर्न, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे ज्यादा देशों से गुजरती है? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद कौन सी नदी के नीचे पाने वाली जलवायु हमजा नदी लगभग इस नदी के समान है? तो ये है अमेजन नदी। अमेजन नदी के साथ में एक नदी है हमजा नदी, ये लगभग अमेजन नदी के ही समान की लंबाई है, इसके बराबर में बहती है, अमेजन नदी के बराबर में। कौन सी है? हमजा नदी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा देश है? द्वीप, द्वीपों पे बसा हुआ है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती? तो देखो कोसी, तीस्ता और रावी तीनों बहती, केलानी भारत में नहीं बहती। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ कितनी है? 14। कितनी है टोटल लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ? बारी बारी से शामिल है, 14। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 एक तरीके से समान है, एक चौथा अलग है, कैसे? तो ताइवान है वो ताइपे, ईरान की राजधानी तेहरान, जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी मंगोलिया नहीं है, ठीक है। चीन की राजधानी मंगोलिया, मंगोलिया एक अलग से देश है, चीन की राजधानी नहीं है। चीन की राजधानी में क्या आएगा? बीजिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आएगा कि उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ये देखना रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है। देखो नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तीनों में रुपया चलता है, लेकिन म्यांमार में रुपया नहीं चलता, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी रुपया चलता है। उसके बाद अगला है कि सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है दमास्क, दमास्कस। सीरिया की राजधानी क्या है? दमास्कस। उसके बाद कि यदि आप फिलिथेओ द्वीप में है तो आप कौन से देश में? फिलिथेओ द्वीप कौन से देश में? मालदीव में है। फिलिथेओ जो द्वीप है ये कौन से देश में है? ये मालदीव में है। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का नाम है टेमासेक, टेमासेक। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? लाहौर, इस्लामाबाद, सारी ये राजधानियाँ फिलहाल इस्लामाबाद पाकिस्तान की। इसके बाद है कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी क्या थी? श्रीलंका की पहली राजधानी थी अनुराधापुर, श्रीलंका की राजधानी। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है ब्राजील की मुद्रा। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल ब्राजील देश की मुद्रा है। उसके बाद अगला है कि साइप्रस, साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। इसके बाद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश, पहला नहीं दूसरा देश पूछा है, दूसरा है कनाडा, ठीक है। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दूसरा देश पूछा तो कनाडा आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा देश आएगा इसमें भारत, क्योंकि पहले आएगा रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, ठीक है, फिर आगे आएगा इंडिया, ठीक है। इसके बाद आगे कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड, थाईलैंड देश की मुद्रा क्या है? बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। इसके बाद आगे है, इसके बाद अगला है युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की वर्तमान राजधानी पूछा है और वो है जयवर्धनपुरम कोट्टे, जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है। इसके बाद माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? मालदीव, मालदीव देश की राजधानी क्या है? माले है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो, यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो है यूरोपियन यूनियन वालों की, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके यूरो मुद्रा है। इसके बाद अगला है कि AKBLU को व्यवस्थित करने पर हमें कौन सी राजधानी प्राप्त होती है? तो ये बनता काबुल, KABUL, काबुल। काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, ठीक है, ये ध्यान रखना। काफ़ी कैसे घुमा के पूछा है, SSC CHSL का क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो वो है सिकंदरिया शहर। नील नदी के किनारे कौन सा शहर है? सिकंदरिया। इसके बाद अगला है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? तो पैसा कहा जाता है भारत, पाकिस्तान और नेपाल में, जहाँ पे रुपया चलता है। श्रीलंका में नहीं चलता ये, जिसको पैसा नहीं कहा जाएगा। भूटान का साम्राज्य कौन से हिमालय में? भूटान कौन से हिमालय कौन से हिस्से में है? पूर्वी हिस्से में। इसके बाद है कि चीन को फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? वो है बीजिंग में।
ठीक है। उसके बाद अगला है उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ये थी किम जोंग उन के। प्रसिद्ध 14 बने शहर ये कहाँ है? चीन में। मक्का कहाँ पे है? मक्का जो मक्का मदीना जो शहर है ये है सऊदी अरब में। ठीक है। इसके बाद अगला है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है किस देश की आधिकारिक भाषा? फारसी किस देश में बोली जाती है? अफगानिस्तान में। इसके बाद अगला है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया में वो है सिडनी में। इसके बाद अगला है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरी भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो स्पेनिश। कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राज़ील में जो कौन सी बोली जाती है? पुर्तगीज बोली जाती है ब्राज़ील में। ठीक है। दुनिया में दूसरी सबसे बोले जाने वाली भाषा स्पेनिश है। ठीक है। ब्राज़ील में बोली जाती है पुर्तगीज लैंग्वेज, पुर्तगाली भाषा। उसके बाद है मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? ये मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। उसके बाद अगला है कि लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़ों से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार यानी कि कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? जो जानवर के खंभे से ऐसे कोनिकल शेप में जो बनाते हैं लकड़ी के खंभों पर उनको कहा जाता है टिप्पी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? रेशम सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? चीन में। कौन से देश में रेशम के उत्पादन की सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में रेशम बनाया गया था। रेशम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। इसके बाद आगे हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखना कि एक अलग कौन सा है। तो इसमें चावल अलग है, कॉफ़ी तंबाकू गन्ना ये एक ही प्रजाति से है। ठीक है। इसके बाद आगे है कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना जो कहा जाता है पेट्रोल को कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, पेट्रोल को। उसके बाद है कि साइबेरियन आइबेक्स क्या है? और ये है कि बड़ी और भारी बकरियां हैं जो रूस के अंदर पाई जाती है। साइबेरियन आइबेक्स ये बड़ी और भारी बकरियां होती है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है। उसके बाद है नक्शा जो मैप है, मैप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। जो मैप के द्वारा चीज़ों का अध्ययन करना कार्टोग्राफी कहलाता है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान में जो राष्ट्रीय पोशाक का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो। उसके बाद है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सबसे पहला कि एक एस्चुरी एक खाड़ी कि एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर नदी होती है। जैसे बंगाली खाड़ी है, एक साइड समुद्र होता है और एक साइड नदी होती है, काफ़ी सही है। उसके बाद दूसरा कि एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है। सही बात है, क्योंकि उसमें समुद्र का पानी मिला होता है एक साइड से, इस वजह से वो खारा पानी होता है उसमें। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादन है। सही बात है, खाड़ी होगी कि तो एक साइड समुद्र है एक साइड नदी है, तो अलग अलग जैव विविधताएं मिलती है यहाँ पे, इसलिए इसका पानी नदी से भी ज़्यादा खारा होता है। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी है कि खाड़ी पूरी तरह से गिराव हुआ भी हो सकता नहीं, खाड़ी पूरी तरह से नहीं गिरा हो सकता। ठीक है। एक छोर पे समुद्र होगा, एक साइड से नदी गिरती होती है इसमें। ठीक है। ऐसे होता है, लैंडलॉक नहीं होता ये नाम। ठीक है। पूरी तरह से गिरा, पानी से नहीं गिरा हुआ होता। ठीक है। फिर अगर पानी से पूरी तरह गिरा हुआ तो फिर द्वीप बन जाएगा वो। ठीक है। इसके बाद अगला है कि जोग्राफिकल इंडेक्स जीआई जो टैग होते हैं वो किससे संबंधित है? ये उपज से। ठीक है। किसी भी एक देश में जो प्रमुख जो उपज है उसके विकास और उत्पत्ति से संबंधित है ये जीआई टैग्स। इसके बाद है ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितने राशि चक्कर हैं? 12। खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्कर कितने हैं? 12। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाए, पानी का जो ग्लेशियर उसमें जो दरार आ जाती है गहरी दरार, उसको क्या कहा जाता है? क्रेवाश्य। क्या कहा जाता है उसको? क्रेवाश्य। ठीक है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? जो 12 राशियां हैं उसमें तुला भी है, मीन भी है, कुंभ भी राशि, ये नहीं होती राशि। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधा और निवासियों का अध्ययन करते हैं? जो भूमि और उसकी सुविधा उनको करते हैं भूगोलवेत्ता। जो धरती उसकी भूमि सुविधा और निवासियों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं भूगोलवेत्ता। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक प्रमुख प्लेट टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई है? तो भारत हुआ गोंडवाना लैंड से। भारत है जो पहले गोंडवाना लैंड से जो अलग होके, पहले भारत नीचे था, साउथ में था, बाद में अब नॉर्थ में स्थापित हो गया था। ठीक है। गोंडवाना लैंड से अलग हो रखा भारत। ठीक है। गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है भारत। और निम्नलिखित में कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर की एक प्रोब है? ये है न्यू होरिजन। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये सिंपल जो ज्योग्राफी का कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। तो 163 है ये सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ गई। इसके बाद आगे है इंडियन ज्योग्राफी अलग से। ठीक है। तो ये सारी क्लास है जो ज्योग्राफी है, टोटल ये 160 क्वेश्चन है।
ठीक है, 160 क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, इसमें जो सौरमंडल से संबंधित सारे आ चुके हैं। और इसके बाद आगे करेंगे हम भारत का भूगोल है, ठीक है, वो देखेंगे। ये सिंपल भूगोल की क्लास है ये, ठीक है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।